हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मदन सर। नमस्कार नमस्कार बच्चों, आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। ओके ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, अगली हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो कल गुड हमने मॉर्निंग सीखा था कि सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कल बच्चों हम लोगों ने गुड सीखा था मॉर्निंग कि सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कि सोलेनॉइड क्या होता है। आज मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनॉइड निकालेंगे। तो बच्चों हमारे सिलेबस में ना मेनली आइडियल सोलेनॉइड है, ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड या इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, है ना, ये हमारे सिलेबस में है। पर मैं आपको फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड का भी एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, उसको भी यूज करना सीखेंगे। तो आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों? ऐसा सोलेनॉइड जिसका लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, ठीक है। तो मान लीजिए 100 टाइम्स रेडियस से बड़ा हो लेंथ, या 10 गुना बड़ा हो, 1000 गुना बड़ा हो, तो हम उसको आइडियल सोलेनॉइड, जितने ज्यादा लेंथ बड़ी होगी रेडियस के कंपेरेटिवली उतना उसको हम लोग आइडियल सोलेनॉइड बोल सकते हैं। तो बच्चों सोलेनॉइड क्या होता है कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग ऐसे वायर्स रैप करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट सोलेनॉइड कहलाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से सोलेनॉइड कहलाता है ना, ऐसे आप रैप कर देते हैं। और जो रेडियस, जैसे मैंने कहा कि जिस भी प्लेटफॉर्म में आप उसको रैप कर रहे हैं उसका जो रेडियस है वो लेंथ के कंपेरेटिवली बहुत छोटा होना चाहिए। तो रेडियस और ये हो गया लेंथ, ठीक है। तो लेंथ बहुत बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू रेडियस। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग सोलेनॉइड कहेंगे। अब जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग एम्पियर्स लूप लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ। उससे पहले थोड़ा सा बच्चों कुछ समझते हैं हम लोग चीजें। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड सोलेनॉइड, ये बच्चों जीरो होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड जीरो होती है, ठीक है। कौन से सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है? आइडियल सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। सर कारण क्या है? तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों कि क्यों ऐसा होता है कि आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। थोड़ा सा रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, एक तो ये है कि ये बहुत नैरो पाइप है ना, इसकी रेडियस बहुत कम है और लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बच्चों करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है कि ऊपर से करंट नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। तो हम इसका ना क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब है कि कुछ इस तरह सिचुएशन है कि ऊपर से करंट बाहर आ रही है और फिर घूम के अंदर करंट, फिर यहां से करंट बाहर आ रही है और यहां से करंट अंदर, यहां से करंट बाहर आ रही है, यहां से करंट अंदर, ऐसे करते करते, ठीक है, कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। ऊपर से करंट बाहर, फिर अंदर, और यहां से करंट बाहर, यहां से अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। और अगर यहां से करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, तो देखिए हर लूप की वजह से टुवर्ड्स राइट है। जैसे इधर से निकला इधर एंटर तो राइट, इधर से निकला इधर एंटर राइट, इधर से निकला इधर एंटर राइट, इधर से निकला इधर एंटर, इधर से निकला इधर, तो हर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कुछ इस तरह से दिखेंगी, ठीक है, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी, ठीक है, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी टुवर्ड्स राइट। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट कुछ इस तरह से, है ना। अब मैंने कहा कि जो आइडियल सोलेनॉइड होगा उसके जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। तो इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश करता हूं। तो जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जो बीच में जो सोलेनॉइड है इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है ये बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू डेंसिटी आउटसाइड। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं कि देखिए यहां पे दो फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, मान लीजिए इसका डायमीटर कुछ मैं ले लेता हूं, कुछ 2 मिलीमीटर डायमीटर ले लेता हूं, है ना। तो 2 मिलीमीटर डायमीटर की
रेंज में दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पूरा घूम के लूप फॉर्म करेंगी, ऐसे निकलेंगी पूरा और ऐसा पूरा घूम करके लूप फॉर्म करेंगे, ठीक है। इधर से भी निकलेंगी फील्ड लाइंस और ऐसा पूरा घूम करके लूप फॉर्म करेंगी। तो यहां पे देखिए दो फील्ड लाइन 2 मिलीमीटर की दूरी में है और इस सोलेनॉइड के बाहर देखिए तो एक फील्ड लाइन यहां से लेकर इनफाइनाइट तक के रीजन में केवल एक फील्ड लाइन है, यहां से लेकर नीचे तक के इनफाइनाइट रीजन में केवल एक फील्ड लाइन है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि है ना, एक फील्ड लाइन यहां से लेकर इनफाइनाइट तक एक फील्ड लाइन है और यहां से लेकर ऊपर तक एक दूसरी फील्ड लाइन है, ठीक है। तो दो फील्ड लाइन है इंफिनिटी से, मतलब यहां से लेकर इनफाइनाइट तक एक फील्ड लाइन, यहां से लेकर इनफाइनाइट तक एक फील्ड लाइन, और इस 2 मिलीमीटर के रेंज में 2 मिलीमीटर की दूरी में दो फील्ड लाइन। तो आप समझ रहे हैं यहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी आउटसाइड। तो आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है क्योंकि इस यहां पे जो फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फील्ड लाइन डेंसिटी आउटसाइड, ठीक है। इसलिए बाहर की फील्ड लाइन को हम लोग, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को आइडियल सोलेनॉइड के जीरो ले लेते हैं क्योंकि अंदर ही बहुत ज्यादा डेंसिटी है, बाहर बिल्कुल डेंसिटी कम है, ठीक है। तो आइडियल सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगी। तो बच्चों आप इसको अपनी लैंग्वेज में जैसा भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट आउटसाइड आइडियल सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो क्योंकि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस बहुत कम हो जाएगी एज कंपेयर टू फील्ड लाइंस विद इन सोलेनॉइड। ठीक है, चलिए अब मैं इसी जो ये डायग्राम है इसी की वजह से मैं प्रूव करता हूं कि आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे विद इन सोलेनॉइड, ठीक है। तो जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, एक लूप कंसीडर करते हैं, ठीक है। कैसा लूप? एम्पियर्स लूप कंसीडर करते हैं, कुछ इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने एक एम्पियर्स लूप कंसीडर कर लिया है। इस एम्पियर्स लूप की एक रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप है और इसका लेंथ L है, ठीक है। इसकी लेंथ L मान लेते हैं और विड्थ इसकी B ले लेते हैं कुछ, ठीक है। इसकी विड्थ ले लेते हैं कुछ B, ठीक है। और इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को n मान लेते हैं। क्या है n? ये है नंबर ऑफ टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये लेंथ L है और ये B है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों वो करंट की वैल्यू को I ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो करंट निकल रहा है अंदर जा रहा है उस करंट का वैल्यू है I, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यह पता है कि जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है, ठीक है। और लूप हमने डिसाइड कर लिया, अब हमें डायरेक्शन ऑफ लूप भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैं लूप का कुछ इस तरह से ले लेता हूं, है ना, ऐसा, ठीक है। सर लूप की डायरेक्शन ऐसा क्यों ले रहे हैं? ताकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो लूप का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाए, इस वजह से ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अब एम्पियर्स लूप लॉ लिखते हैं। तो एम्पियर्स लूप लॉ कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, ठीक है। तो बच्चों क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल के लिए जगह लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डीएल इंटू कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज्ड का मतलब बच्चों कि इस लूप के थ्रू कितनी करंट बाहर आ रही है, ठीक है। तो इस लूप के थ्रू कितनी करंट बाहर आ रही है ये लिखना है हम लोग को। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है और इसका जो लेंथ है लूप का वो L है। तो कितनी करंट बाहर आ रही होगी? तो जितने लूप इस लेंथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतने L लेंथ के लूप में कितने टर्न्स बाहर आएंगे? तो इतने टर्न्स आ जाएंगे L लेंथ पे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है। तो L लेंथ में कितने टर्न्स आ जाएंगे? स्मॉल n इंटू L, है ना। तो स्मॉल n इंटू L इतने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे और हर एक टर्न से जो करंट बाहर आ रही है उसकी वैल्यू I है, ठीक है। तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डीएल कॉस थीटा इंटू म्यू नॉट एनएल आई, ये आपको बच्चों बी डॉट डीएल की वैल्यू आएगी। तो आई एनक्लोज्ड में आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। नंबर ऑफ टर्न्स इंटू लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए और एक टर्न से जो करंट फ्लो कर रही है तो ये इतनी टोटल आई एनक्लोज्ड है इस लूप से। अब बच्चों इस वाले के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है, बी डॉट डीएल। तो इसमें देखिए बी डॉट डीएल आपको हर एक पार्ट के लिए अलग से लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे बी डॉट डीएल की वैल्यू जीरो आएगी, क्यों?
यहाँ पे इस वाली लाइन के लिए बी डॉट डीएल की वैल्यू 0 आएगी। बच्चों आप में से कोई बता सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? बी डॉट डीएल इस वाली लाइन के लिए, मतलब मैं इसको अगर पी बोल दूं, इसको क्यू बोल दूं, इसको आर बोल दूं और इसको एस बोल दूं, तो पी क्यू के लिए बी डॉट पैरेलल है। क्यों? बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं? थीटा 180 है। थीटा 180 है। और कोई कुछ बताना चाहेगा बच्चों? पीक्यू के लिए हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आउटसाइड है ना सोलेनॉइड के। आउटसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। एब्सोल्युटली। देखिए बच्चों ये वाला पीक्यू लाइन है ना, ये सोलेनॉइड के बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0, इसलिए बी डॉट डीएल इस वाले पार्ट के लिए, पीक्यू पार्ट के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जो क्यू आर के लिए होगा बच्चों वही पी एस के लिए होगा। तो क्यू आर के लिए देखिए लूप का डायरेक्शन ऐसे है, पी एस के लिए लूप का डायरेक्शन ऐसे है। तो यहां पे देखिए क्यू आर के लिए मैं लिख रहा हूं, क्यू आर के लिए क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल। क्यू आर के लिए बच्चों बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर क्यू आर? इसके लिए बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी होगी? ये भी बच्चों 0 होगा। कारण बताना चाहेंगे? तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। तो देखिए दोनों के बीच में, हाँ, एक तो देखिए ये जो वाला हिस्सा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लूप के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा। और यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहां पे है ही नहीं, तो बी डॉट डीएल की बात खत्म, वो तो 0 होगा, बी 0 है। और जहां पे है बी, वो एल वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बी डॉट डीएल 0। तो क्यू आर के लिए भी बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा। पी एस के लिए बच्चों अगर आप निकालेंगे पी एस के लिए भी, तो बी डॉट डीएल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक ही लाइन बचेगी जिसके लिए बी डॉट डीएल नॉन 0 होगा। तो देखिए इसके लिए मैं लिख रहा हूं बी डॉट डीएल, है ना, बाकी सबके लिए तो 0 हो गया, केवल एक ही लाइन बची आर एस। तो आर एस का बच्चों देखिए लेंथ एल है, तो यहां पे देखिए मैं ऐसा लिखता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, तो इसको बाहर निकालते हैं हम लोग इंटीग्रल से, बी बाहर निकालना है, क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल, और दोनों के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एल वेक्टर के बीच का एंगल 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है, बराबर म्यू नॉट एन एल इंटू आई। ये बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है ना, तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ जो है वो एल है, मैं यहां पे लिख देता हूं, तो बी इंटू एल बराबर म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन आइडियल सोलेनॉइड इट इज म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो ये बच्चों ठीक है, डेरिवेशन आप लिख लीजिए, बट एट द एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है, तो नोट कर लीजिए, फिर इस पे कुछ सवाल करेंगे आइडियल सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पे। सर वहां पे n इज इक्वल्स टू कैपिटल N बाई L है ना जी, तो ये स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यानी जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हों सोलेनॉइड को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा स्मॉल n। डन सर। तो जो लिख लिया हो तो फिर मैं सवाल कराता हूं। देखिए इस पूरे डिस्कशन में आपको यस सर, डन। कि आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगी,
आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट एन आई आएगा। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि कहां पे पॉइंट ले रहे हैं इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है विद इन सोलेनॉइड एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड विद इन आइडियल सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। मुझे एक सवाल लेता हूं मैं इसी पे, देखिए थोड़ा सा। सर 1 मिनट। लिखिए लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड विद इन आइडियल सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, इसलिए जो लाइन है वो आप देख रहे हैं इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, लाइन इक्वी डिस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ताकि पता चले यूनिफॉर्म है। और अगर कभी भी डायरेक्शन निकालना है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, तो जिस तरह करंट फ्लो कर रही है उधर आप फिंगर्स कर्ल कर लीजिए। जैसे ऊपर से बाहर आ रही तो ऊपर से फिंगर्स बाहर आना चाहिए और नीचे अंदर। ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे बेस्ड है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। जो जो चीजें गिवन है उनको यूज करिए और आंसर बताइए। ये रहा सवाल। अच्छा, कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? Sir, D option. लास्ट वन? Yes, sir, D option. ओके Fourth one. ओके, बाकी लोग भी निकालिए बच्चों और बताइए फिर। सारी इंफॉर्मेशन है बच्चों आपके सामने। म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ रख देंगे। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ म्यू नॉट हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देखिए सवाल में बोला गया लॉन्ग सोलेनॉइड इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 70 टर्न है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों ना, क्योंकि सारी चीजें एसआई यूनिट में रखेंगे तभी आप म्यू नॉट की वैल्यू ये रख पाएंगे। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू अगर आप ये रखना है तो सारी चीजें एसआई यूनिट में होना चाहिए, यानी 1 सेंटीमीटर में नहीं 1 मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स लिखने पड़ेंगे। तो 1 मीटर में बच्चों डी ऑप्शन आ रहा है सर। ओके, 70 1 सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर में यानी 1 मीटर में 70 इंटू 100 टर्न्स होंगे। तो एक्चुअली ये 70 इंटू 100 इतने टर्न्स पर मीटर होंगे। ठीक है, तो ये एन की वैल्यू रख दी। और करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो जीरोस हैं उनको एक साथ रख देते हैं, 1 2 3, और 10⁻⁻⁷ के साथ क्लब कर देंगे तो 10⁻⁻4 बचेगा, और ये बन जाएगा 8 पाई इंटू 7, है ना, 8 पाई इंटू 7, तो ये बन जाएगा 56 पाई इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो सारे 10⁻⁻4 हैं, और बच्चों इसको 3 मान लेते हैं अगर, तो 150 और 6 इंटू 3 18, तो 168 170 के से थोड़ा सा वैल्यू मान लीजिए ज्यादा, तो यही बच्चों आपका बन जाएगा, है ना। बाकी आप प्रॉपर पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कर सकते हैं आप। हाँ, ये 7 से तो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, ये पूरा एग्जैक्टली ये बन जाएगा 176 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। बच्चों आया था आप लोग को ये आंसर? बोलिए एक बार तो, कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को?
नो सर। नो सर। चलिए अगला सवाल, सेम कॉन्सेप्ट पे है, पढ़िए एक बार और बताइए। बच्चों इसको आप आइडियल सोलेनॉइड मान के ही निकालना, ठीक है, मतलब हालांकि 10 गुने का ही डिफरेंस है, पर आप आइडियल सोलेनॉइड मान के निकालिए, ठीक है। म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला वैलिड है, सारी चीजें आपके सामने हैं। सॉल्व करिए। अच्छा बच्चों एक चीज और समझिए थोड़ा सा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछते तो इसमें एक्चुअली आपसे एन आई की वैल्यू पूछा है, ठीक है। एन आई, म्यू नॉट मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल एन आई की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, और इसमें अगर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिज्म, जब वो पैरा डाया ये सब पढ़ेंगे तब। तो फिलहाल आप केवल मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एनआई हो जाएगा, तो एनआई आप कैलकुलेट करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। और सर फर्स्ट सर ऑप्शन बी ऑप्शन। फर्स्ट आ रहा है, बी ऑप्शन। सेकंड आ रहा है, ओके। एनआई करेंगे बच्चों तो कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, और म्यू नॉट से सर मल्टीप्लाई दो कर ऑप्शन सेम दे रखे हैं, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ सेम है, ओके। चलिए, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बच्चों जैसे मैंने कहा, तो वो एन इंटू आई को ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये होता है बच्चों एन इंटू आई, ठीक है। तो यहां पे स्मॉल एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन होगा, तो कितना वैल्यू रखा जाएगा बच्चों यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की जगह पे? 1200 by 2। 1200 बाई 2, बिल्कुल। तो 1200 बाई 2 ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे, अगर लेंथ मीटर में नहीं दी है तो मीटर में कन्वर्ट करके फिर डिवाइड करेंगे, इनटू करंट। करंट कितनी फ्लो कर रही है? 2 एम्पियर, है ना। तो बस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 के पावर 3 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। यस सर। ओके। और अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पूछ देता ना, अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ देता तो भी परेशान नहीं होना था। कितना लिखते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड? फिर म्यू नॉट एन आई, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को म्यू नॉट से 10 की पावर -7 कर दो। बिल्कुल 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 10 की को, पावर -7। हाँ बिल्कुल, और इंटू 1.2 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। तो इस सब को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता, फिर वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आता, उसकी यूनिट हो जाती टेस्ला, ठीक है। एक और सवाल करेंगे बच्चों इसी पे, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। रुक जाइए। लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए एक और रिजल्ट बच्चों पहले आपको समझाता हूं सर मैं। हमें हर बार आइडियल सोलेनॉइड मानना पड़ेगा? क्या क्या फिर से पूछिए, क्या कह रहे हैं? हर बार आइडियल सोलेनॉइड मान के क्वेश्चन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइडियल सोलेनॉइड ही मान के करना है आपको, ठीक है। और जब तक कि ना बोला जाए, वैसे हमारे सिलेबस में आइडियल ही है ना। मैं फिर भी आपको फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड का फॉर्मूला बताऊंगा, पर आइडियल सोलेनॉइड ही है। तो अगर बाय डिफॉल्ट आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप सीधे सीधे आइडियल सोलेनॉइड का ही फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, अगर फाइनाइट लेंथ का होगा तो देखिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे, तब आप निकाल पाएंगे। वरना आप कुछ नहीं पता है तो आप आइडियल सोलेनॉइड का ही निकालिए, ठीक है।
ये बच्चों फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड का फॉर्मूला है। कैसे यूज करना है मैं इसको थोड़ा सा आप लोग को समझाता हूं। मान लीजिए नहीं है ना, इनफाइनाइट लेंथ का सॉलिड नहीं है, फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है और एक्सिस के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहता हूं। ठीक है, फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है। ठीक है, तो बच्चों फाइनाइट लेंथ में ना ऐसा भी है कि केवल हम एक्सिस के ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर आप फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है और एक्सिस के अलावा कोई पॉइंट बताएंगे तो हम नहीं निकाल सकते, इतना हमारे पास वो नहीं है कि हम ये निकाल पाएंगे। हाँ, एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड का फॉर्मूला है हमारे पास निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है बच्चों, तो इसको एक एंड मिला दीजिए पॉइंट पी से। ठीक है, ये एंगल कहलाएगा θ1। ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, तो पॉइंट पी है, एक एंड मिला दीजिए, ये कहलाएगा एंगल θ1 और पॉइंट पी को दूसरे वाले एंड ऑफ सोलेनॉइड से मिला दीजिए। ठीक है, और ये जो पूरा एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल ये कहलाएगा θ2। ठीक है, तो ये वाला एंगल θ1 और ये पूरा एंगल θ2। उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लिखना है। तो ये बच्चों ये 22 नहीं है, ये 2 है, तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इट विल बी म्यू नॉट Ni/2 ब्रैकेट के अंदर cos θ1 माइनस cos θ2। अब बच्चों सोचिए, अगर इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो जाए, दोनों एंड्स इंफिनिटी की तरफ चल जाएं, ये वाला एंड भी इंफिनिटी चला जाए और ये वाला एंड भी इंफिनिटी चला जाए, तो आप बताइए फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड या फॉर आइडियल सोलेनॉइड θ1 और θ2 किधर टेंड करेंगे, θ1 कितना टेंड करेगा और θ2 कितना टेंड करेगा। अगर ये वाला एंड इंफिनिटी हो जाएगा तो θ1 की वैल्यू कितनी बचेगी अगर ये इंफिनिटी चला जाएगा। मान लीजिए, थोड़ा सा गेस करिए बच्चों, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा, गेस कर पा रहे हैं क्या। θ1 सर 0 डिग्री। बिल्कुल सर θ2 हो जाएगा 180। 0 डिग्री हो जाएगा। और θ2 सोचिए, ये θ2 और ये दूर जाता जा रहा है, तो θ2 किधर टेंड करेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो देखिए आइडियल सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट Ni/2 ब्रैकेट के अंदर cos θ1 यानी cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 डिग्री की वैल्यू -1। तो ये देखिए 1 + 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आइडियल सोलेनॉइड की म्यू नॉट Ni आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आइडियल सोलेनॉइड के अंदर क्या है कि ये हर जगह वैलिड है ये वाला फॉर्मूला। आइडियल सोलेनॉइड के अंदर कोई पॉइंट लीजिए, ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए, ये वाला, ये कोई भी पॉइंट आइडियल सोलेनॉइड के अंदर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ म्यू नॉट Ni। लेकिन अगर फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला निकालते हैं ये केवल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये केवल एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, अच्छा ये सीख लिया बच्चों। अब मैं 2 पॉइंट्स और ले रहा हूं, एक पॉइंट इधर ले रहा हूं, पॉइंट ए। ठीक है, जो स्टोरी पॉइंट ए के लिए होगी वही स्टोरी पॉइंट बी के लिए भी होगी। तो पॉइंट ए क्या है कि पॉइंट ए सोलेनॉइड के एक एंड पे पॉइंट है ना, और सोलेनॉइड कैसा है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक सोलेनॉइड है जो आइडियल सोलेनॉइड है, मतलब इसका ये वाला एंड इंफिनिटी जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये वाला एंड इंफिनिटी जा रहा है और इसके एक एंड पे पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए। ठीक है, तो आपको पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा आपके पास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। तो मुझे बताइए बच्चों, ए पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा म्यू नॉट Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। तो मुझे बताइए, जैसे एक एंड पे है पॉइंट और दूसरा एंड इंफिनिटी है, तो θ1 θ2 कितना रखना चाहिए इस वाले सिचुएशन के लिए, θ1 कितना हो जाएगा और θ2 कितना हो जाएगा। कोई गेस करना चाहेगा बच्चों? आप सोचिएगा, है ना। ये वाला पॉइंट बच्चों θ1, ये मतलब ये पॉइंट पी है, यहां पे ला रहे हो आप, तो पॉइंट पी को इधर लाते जाओ, थोड़ा सा पॉइंट पी को लाते जाओ, यहां पे पहुंच गया पॉइंट पी। तो θ1 पे क्या फर्क पड़ेगा, पॉइंट पी लाते गए क्लोज, तो θ1 कितना बन जाएगा 90 डिग्री सर। 90 डिग्री 90 डिग्री सर। 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अब θ2 के बारे में सोचना, ये इनफाइनाइट है, ये वाला लेंथ है ना, पॉइंट पी यहाँ पे, तो ये वाला एंड इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो θ2 कितना जाएगा, अगर ये वाला इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये वाला 180 डिग्री सर। 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो θ1 90 और θ2 180। तो इसमें जब आप रखेंगे
तो थीटा 1 cos 90 0 माइनस cos 180 -1, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई टू, क्योंकि 0 + 1 1, ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो क्या बच्चों आप लोगों को समझना है कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होगी, ठीक है, और इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई टू होगी, ठीक है। अगर फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे इतनी होगी, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट पे। तो अगर फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड होगा तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये एंगल्स कितने हैं, ठीक है। अगर कुछ जानकारी नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट आप आइडियल सोलेनॉइड बनाइए और आंसर निकालिए। तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई है और एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई टू है। नोट करिए। लिखिए बच्चों, एक सवाल किया जाए इसी पे, सोलेनॉइड पे। तो कर रहे हैं सर अभी। लिखिए लिखिए। बोलिए बोलिए। सर सर ये जो v इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई है, ये सेंटर के लिए है ना? नहीं नहीं, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, फॉर आइडियल सोलेनॉइड एनीवेयर, एनीवेयर, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। जो फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड, इसके लिए एक्सियल पॉइंट ओनली। ओके सर। डन सर। ठीक डन सर। ठीक बच्चों, आप लोग को ना बिल्कुल परेशान नहीं होना, अगर आप ये भूल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सिलेबस में ये वाला है आइडियल सोलेनॉइड। तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, और अगर आइडियल सोलेनॉइड के किसी एक एंड पे निकालेंगे तो म्यू नॉट एन आई बाई टू, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है इसी से बनेंगे सवाल। एक प्रैक्टिस के लिए बच्चों कर लेते हैं सवाल, देखिए थोड़ा सा।
हेलो सर। बताइए बेटा। सर इसमें मतलब लेंथ दी हुई है तो फाइनाइट मानेंगे या फिर इनफाइनाइट? देखिए अगर आप फाइनाइट मानेंगे ना तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि फिर आपको थीटा वन थीटा टू भी चाहिए होगा। ठीक है, लेंथ तो आपको इसलिए बताया है ताकि आप ना लेंथ की मदद एन से, निकाल पाए। हाँ बिल्कुल, एन स्मॉल एन, निकाल। राइट। ओके सर। सर इनसाइड द सॉलिनॉइड 8 पाई इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है। 8 पाई इंटू 10⁻³ ओके। और दूसरा वाला, फिर दूसरा वाला कितना हो जाएगा बच्चों? और किसी का आंसर आया ओके। पहला वाला? बताइए थोड़ा तो। बच्चों देखिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे विद इन सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 400 डिवाइडेड बाय 0.8 क्योंकि सेंटीमीटर मीटर, और तो मैंने सर 4, 5 लेयर्स नहीं कंसीडर करेंगे? बिल्कुल कंसीडर करेंगे, वही उसी पे आ रहा था। तो इनटू करंट, करंट की वैल्यू 8 एम्पियर, तो ये दे दी बच्चों। लेकिन ये एक लेयर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि आपने केवल ना एक लेयर ऐसे रखा है उसकी वजह से, पर सवाल में बोला गया कि ऐसी 5 लेयर हैं। देखिए लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, तो एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, ऐसे 5 लेयर हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी 16 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। ये तो एक लेयर की वजह से है और ऐसी 5 लेयर हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा 80, ठीक है, 80 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। बिल्कुल ठीक है, इनसाइड वाली तो मैच कर रही है। एक्सेल पॉइंट पे बच्चों क्या होगा? एक्सेल पॉइंट सर पे क्या? हाफ हो जाएगी। हाफ हो हाफ हो जाएगी, जाएगी। बिल्कुल। जितनी मैग्नेटिक फील्ड है ना इसकी आधी हो जाएगी एक्सेल पॉइंट पे, क्योंकि हमें पता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है। तो इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 4 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों इसमें किसी को? ठीक है, नो सर नहीं है। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स। अगली हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक फोर्स। सर एक बार इस क्वेश्चन में एन बता दीजिए दोबारा से। ओके, देखिए एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा माइक माइक क्लियर बताइए थोड़ा सा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? देखिए कितने टर्न्स है टोटल? 400। ठीक है, और लेंथ कितनी है? देखिए लेंथ 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। चूंकि एसआई यूनिट में लिखनी है सारी चीजें, तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 400 डिवाइड बाई 0.8 है ना। फिर आप डेसिमल हटा दीजिए तो ये बन जाएगा 4000 बाई 8। बस चेंज कर दूं स्लाइड? यस सर। ठीक, अब बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स किस पे पढ़ेंगे? चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे। तो हमें दो पढ़ना है एक्चुअल में, एक तो चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है, और करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है, ठीक है। तो पहले चार्ज पे पढ़ेंगे और फिर करंट पे, सॉरी करंट कैरिंग वायर पे पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों मेन हेडिंग पढ़ेगी, उसके अंदर मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल उसके अंदर हेडिंग पड़ जाएगी। लिख लीजिए फिर डिस्कशन शुरू करते हैं।
यस सर। देखो जो एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से है ना, राइट के साइड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ज रख दिया रेस्ट पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी, स्विच ऑन करी और उस पर चार्ज रख दिया रेस्ट पे। तो मैं कुछ आपको ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। तो जब चार्ज रेस्ट पे था तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल वाज ऑब्जर्व टू बी 0। इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा था। उसके बाद क्या किया गया, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल लिया और मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। तो फिर से ऑब्जर्व किया गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स था चार्ज पार्टिकल पे वो भी 0 था, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या किया गया कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट फेंक दिया गया। तो फिर से देखा गया कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या किया गया कि रेस्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसके ऑपोजिट फेंक रहे हैं कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो तीसरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया कि चार्ज पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंक दिया गया, ठीक है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंका तो डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, है ना। चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डाइवर्ट कर गया, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई कि यार जब परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो अपने पाथ से डाइवर्ट कर जाता है। फिर इसी तरह से जैसे नीचे फेंका गया था वैसे ही ऊपर फेंका, ठीक है। ऊपर फेंका तो फिर चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गया और इस बार जो जब नीचे फेंका था तो जिस तरह से डेविएट हुआ था उसके जस्ट ऑपोजिट तरीके से डेविएट हुआ जब ऊपर फेंक दिया गया, ठीक है। यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैटर करती है कि आप किस तरह से पार्टिकल को फेंक रहे हैं, उसी के बेसिस पे उसका डाइवर्जन डिसाइड होगा, ठीक है। फिर चार्ज पार्टिकल को एक रैंडम एंगल पे फेंक दिया गया, ठीक है। फिर से जब रैंडम एंगल पे फेंका गया तो फिर से देखा कि डाइवर्जन है, ठीक है। लेकिन इस बार जो डाइवर्जन आ रहा था वो कुछ और तरीके का डाइवर्जन आ रहा था। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि चार्ज पार्टिकल को किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस पे भी मैग्नेटिक फोर्स, किस डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पे मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि थीटा 0 जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो डाइवर्जन का डायरेक्शन अलग है, नीचे फेंक रहे हैं तो डाइवर्जन का डायरेक्शन अलग है, इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो डाइवर्जन अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए कि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं पर स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया गया। तो इसी तरह से ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। मतलब जितना ज्यादा आप स्पीड से फेंकेंगे चार्ज पार्टिकल को उस पर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा डाइवर्जन होगा। जब चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज किया गया तो पाया गया कि इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। आप चार्ज एक प्रोटॉन को फेंकिए, अल्फा पार्टिकल को फेंकिए तो देखा गया दोनों में डाइवर्जन अलग है, अल्फा पार्टिकल में ज्यादा डाइवर्जन, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो डाइवर्जन ज्यादा था, ठीक है। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन किए गए और इनको क्लब किया गया तो पाया गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB, ठीक है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB। लेकिन जो हम सबको पता है कि ये जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं ना मल्टीप्लीकेशन, तो दो ही तरीके से पॉसिबल है, तो डॉट या तो क्रॉस। क्योंकि इन दोनों का वेक्टर है और जो प्रोडक्ट करने के बाद क्वांटिटी मिल रही थी वो भी वेक्टर थी, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में डॉट नहीं हो सकता, क्रॉस होगा। और फिर हम लोगों ने क्रॉस लगाया QV क्रॉस B और प्रोपोर्शनलिटी साइन बच्चों, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लग रहा था वो QV क्रॉस B था। सर हमें ये कैसे पता चला कि V क्रॉस B होगा या B क्रॉस V क्यों नहीं हो सकता? डाइवर्जन के डायरेक्शन से, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो डाइवर्जन के डायरेक्शन से पता चल गया कि V क्रॉस B ही होना चाहिए, B क्रॉस V नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पे लगने वाला फोर्स QV क्रॉस B होगा। अब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा, इफ V इज इक्वल टू 0, चार्ज पार्टिकल नहीं मूव करेगा, तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट मूविंग एट ऑल, रेस्ट पे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बताइए जल्दी से। अगर चार्ज पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। बच्चों ये कुछ इसमें समझ, ये 0 हो जाएगा ना। 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। अच्छा, चार्ज पार्टिकल अगर आप थीटा 0 रख दें, यानी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट कर दें, या 180 डिग्री एंटी पैरेलल प्रोजेक्ट कर दें, तभी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी, है ना। ये बेसिक से कुछ ऑब्जर्वेशन से QV क्रॉस B फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाँ,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली v तो वेक्टर है, b भी वेक्टर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज बच्चों आपको विद साइन रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको चार्ज इसमें q विद साइन सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, अगर आप दोनों को सेम वेलोसिटी और सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे लगेगी वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है जब आप फोर्स निकाल रहे होंगे तो चार्ज को विद साइन रखना है, ठीक है। चलिए एक सवाल कराता हूं बच्चों इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, तो थोड़ा सा आपको और आइडिया लगेगा। लिख लीजिए। कुल मिला के इस पूरे डिस्कशन से फॉर्मूला F बराबर क्यू वी क्रॉस बी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। क्वेश्चन लगाओ बच्चों। नो सर। रुक जाइए। हम्म। डन सर। ओके, एक सवाल करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये देखिए, बच्चों एक ट्रिक ये है कि देखिए इसको मत परेशान होइएगा, वेक्टर प्रोडक्ट में इसको मत इंक्लूड कीजिएगा, 10⁻⁶ और 10⁻⁻2 को, इनको बाद में हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इनका v क्रॉस b का मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लीजिए और फिर q से मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो किसी का आंसर आया हो बताना चाहें तो बता सकते हैं। माइनस आई कैप -2j कैप -4k कैप इंटू 10⁻⁻2। ओके,
ठीक है बच्चों, तो v क्रॉस b हम लोग पहले निकाल लेंगे और 10 के पावर्स को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, तो v क्रॉस b आई बच्चों, तो हम लोग इसमें जो हम लोग का डिटर्मिनेंट वाला मेथड होता था वही यूज कर लेंगे। ठीक है, तो i j k और v वेक्टर पहले लिखेंगे क्योंकि v क्रॉस b निकालना है और b वेक्टर बाद में लिखेंगे। तो v वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस k और b वेक्टर है 2 प्लस 5j माइनस 3k। तो जब बच्चों आप v क्रॉस b निकालेंगे ना, देखिए तो i कंपोनेंट सबसे पहले लिखेंगे। जब i लिखते हैं बच्चों तो i कॉलम को हाइड कर लेते हैं, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 और माइनस 5 हो जाएगा, फिर माइनस j कैप लिखेंगे। ठीक है, जब बच्चों j वेक्टर लिखेंगे तो j वाले कॉलम को हाइड कर लीजिए, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 2 प्लस k कैप लिखेंगे। जब k लिखेंगे तो k वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे, 2 इंटू 5 10 माइनस ऑफ माइनस 6। ठीक है, तो v क्रॉस b q टाइम्स v क्रॉस b। अब बच्चों देखिए q की वैल्यू मैंने बताया था विद साइन आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो माइनस 4 माइक्रोकूलम, तो माइनस 4 इंटू 10 के पावर माइनस 6 क्योंकि SI यूनिट में। v क्रॉस b की वैल्यू बच्चों हम लोग निकाली 9 माइनस 5, तो ये बन जाएगा 4i कैप। ठीक है, और माइनस 8 प्लस 8j कैप प्लस 10 प्लस 6 16k कैप। और देखिए 10 के पावर कितना बन जाएगा, तो माइनस 10 के पावर माइनस 2 इंटू 10 के पावर 6 तो 10 के पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, आइए, और माइनस 4 को बच्चों आपको अंदर भेजना पड़ेगा, तो बन जाएगा माइनस 16 आई कैप और माइनस 4 तो माइनस 32 जे कैप। ठीक है, और माइनस 4 अंदर जाएगा तो माइनस 64 के कैप। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म होगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 के पावर माइनस 2 न्यूटन। बच्चों आप लोग कैलकुलेशन चेक करिए, और नहीं मैच कर रहा है तो मुझे बताइए, मैं फिर से चेक करता हूं। किसी का मैच किया है बच्चों ये माइनस 69 माइनस 32j माइनस 64k? यस सर, 16 कॉमन ले यस लिया। सर। अच्छा 16 कॉमन ले लिया आप लोगों ने? यस सर, तो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप और 16 बाहर हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एकदम। देखिए ये सवाल कराने का पूरा पर्पस ये बच्चों की, भूलिएगा नहीं, चार्ज को विद साइन रखेंगे। अगर आप केवल प्लस 4 माइक्रोकूलम रख देंगे इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटी सी चीज है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी में। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, मतलब फोर्स वेक्टर का क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालना है। ये तो हो गया कि अगर आपको वी वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, चार्ज पता है, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना। डन सर। ठीक बच्चों, एक रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, डॉट डॉट का मतलब आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा पूछूंगा, आप थोड़ा सा आंसर करिएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल, सॉरी एक न्यूट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया बच्चों, न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा, केवल न्यूट्रॉन है, किधर जाएगा बच्चों न्यूट्रॉन, क्या लगता है आपको? न्यूट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड में एक न्यूट्रॉन को फेंक दिया गया आगे की तरफ। तो न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स लगेगा या कोई फोर्स नहीं लगेगा? जितना आपको अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा सर। कारण क्या है न लगने का? फोर्स, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन पे, तो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज पार्टिकल, सॉरी न्यूट्रॉन स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आगे चला जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए न्यूट्रॉन की जगह बच्चों मैं कोई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फेंकता हूं, ठीक है, प्लस क्यू, तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो आपको पता है बच्चों की वेक्टर एफ बराबर हम लोग लिखते हैं क्यू टाइम्स वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। सारे लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ, तभी आप कर पाएंगे, है ना, केवल सुनने से नहीं होगा। तो राइट हैंड थंब रूल इसमें भी यूज करेंगे, v क्रॉस b। तो जो फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इन दोनों वेक्टर से डिसाइड होगा। अच्छा, जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, जैसे वेक्टर c बराबर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है, तो जो c वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ और बी के भी। बिल्कुल, टू बोथ a एंड b। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखना है।
तो अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए तो आप बता सकते हैं बच्चों कौन किसके परपेंडिकुलर होगा। इस वाले केस में क्या होगा, एफ अगर वी क्रॉस बी है तो एफ तो फोर्स वी एंड बी के Force V के परपेंडिकुलर होगा perpendicular और होगा। बी के फोर्स बी के परपेंडिकुलर। भी होगा और बिल्कुल। बी के। फोर्स वेक्टर जो होगा वो वी और बी इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, एकदम सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो जब भी वेक्टर प्रोडक्ट का ये किसी भी वेक्टर के लिए ट्रू है, उनमें से जो पहला वेक्टर लिखा होगा उसकी तरफ आपको फिंगर्स रखना है, जो दूसरा वेक्टर लिखा होगा उसकी तरफ आपको पाम करना है। तो जो हम लोग का वेलोसिटी वेक्टर है, ये पहला वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये ऐसे एंटर कर रहा है, तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर की तरफ फिंगर्स होना चाहिए, तो वेलोसिटी वेक्टर की तरफ फिंगर्स कर देंगे। अब वेलोसिटी वेक्टर की तरफ फिंगर्स, इनमें से कोई भी ओरिएंटेशन वेलोसिटी वेक्टर की तरफ फिंगर दिखाता है, लेकिन सारे ओरिएंटेशन नहीं ले सकते। इनमें से वो ओरिएंटेशन लेंगे जहां पे दूसरे वेक्टर की तरफ हमारे राइट हैंड का पाम पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ पाम, ठीक है। तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा किसकी बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स की। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो चार्ज पार्टिकल देखिए कुछ इस तरह से मूव करेगा। जैसे ही एंटर करेगा डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ, जैसे ही एंटर करेगा नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो फिर बच्चों डिफ्लेक्शन किधर होता, ऑपोजिट, डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होता। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाला कुछ इधर जाता और पॉजिटिव वाला कुछ इस तरह से जाता। तो जब नेगेटिव निकालना हो आपको, सवाल में दीजिए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान के ही निकाल लीजिए। आप ऐसा मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, उसको थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लीजिए। पॉजिटिव मान के जो आपका आंसर आएगा उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वी क्रॉस बी से इस तरह से डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों एक और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, मेरे साथ आप लोग सारे सॉल्व करिएगा। राइट हैंड थंब रूल यूज करना है आपको। एक प्रोटॉन है, वो कुछ इस तरह से एंटर हो रहा है, आपको बताना है किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, राइट, लेफ्ट या आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, क्या लगता है? राइट, राइट साइड, राइट साइड। ओके बच्चों बाकी लोग भी करिए भाई। राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, पहले वेक्टर की तरफ राइट राइट साइड हैंड, आएगा सर। ठीक है। तो पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स होंगी, तो पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स होंगी। अब इनमें से कोई भी ओरिएंटेशन ले सकते हैं, लेकिन कौन सा ओरिएंटेशन लेंगे, जहां पे दूसरे वेक्टर की तरफ पाम होगा। तो दूसरे वेक्टर की तरफ पाम, पहले वेक्टर की तरफ, तो थंब पॉइंट कर रहा है राइट की तरफ, यानी ये चार्ज पार्टिकल बच्चों राइट के साइड कुछ ऐसा डेविएट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन है तो, अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन होता मान लीजिए इस प्रोटॉन की जगह, फिर क्या होता अगर इलेक्ट्रॉन होता तो लेफ्ट साइड हो जाता। इधर डेविएट हो जाता। बोले क्लियर है सबको? यस यस सर। तो आप निकाल पाएंगे डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट होगा, कैसा क्या होगा? यस सर। राइट हैंड थंब रूल की मदद से निकालना है, और पहले वेक्टर की तरफ आपके राइट हैंड की फिंगर्स होनी चाहिए, दूसरे वेक्टर की तरफ पाम पॉइंट करना चाहिए, तो थंब आपको डायरेक्शन बता देगा मैग्नेटिक फोर्स की। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आउटवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड, सर इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन। ओके ओके, और लोग बताइए बच्चों। आउटवर्ड सर। आउटवर्ड, ओके। कुछ और लोगों के आंसर आने चाहिए भाई, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा? हाँ बोलिए। आउटवर्ड होगा सर। इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड सर। इनवर्ड, ओके।
देखिए बच्चों, फिर से वही हम लोग यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया है। बच्चों देखिए, आपको करना पड़ेगा, है ना, आप डायरेक्ट सुनते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, 100% आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले वेक्टर की तरफ आपकी राइट हैंड की फिंगर्स पॉइंट करनी चाहिए, तो पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स पॉइंट करनी चाहिए। और कोई भी ओरिएंटेशन इसमें से पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो ओरिएंटेशन लेंगे जिसपे पाम दूसरे वेक्टर की तरफ पॉइंट करे। तो पाम दूसरे वेक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो थंब पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ, यानी चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे बाहर आ जाता, क्योंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इनवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इनवर्ड आएगा। तो जिन लोगों ने आउटवर्ड सोचा था वो सब कुछ सही सोच पाए थे, बस चूंकि निगेटिव चार्ज है इसलिए आउटवर्ड का ऑपोजिट इनवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो सर हम जो ये राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं वो हम पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाते हैं? बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाते हैं, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा, क्योंकि देखिए ना, आप ऐसे सोचिए कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो एफ वेक्टर इज पैरेलल टू वी क्रॉस बी, ठीक है, और अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो एफ वेक्टर विल बी पैरेलल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, है ना। तो हम उल्टा इसलिए करते हैं ताकि इस माइनस को एडजस्ट कर पाए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो उल्टा करने का लॉजिक है माइनस को एडजस्ट कर पाना, ठीक है। तो आप पॉजिटिव की वजह से निकालिए और अगर माइनस है तो फिर डायरेक्शन ऑपोजिट कर दीजिए, तो ये इनवर्ड इसका डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, यस सर रुक जाइए अभी। लिखिए। डन सर। ठीक, चेंज कर रहा हूं बच्चों स्लाइड में। तो डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करके निकालना है, और हमेशा ध्यान रखिएगा एफ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक, बच्चों एक सवाल ये है, थोड़ा सा आप इसको पढ़िए तब तक। बच्चों 3 चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किए गए हैं, बी, सी और डी, ठीक है। इनमें से एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप चौथे वाले को भूल जाइए, बी, सी और डी, ठीक है। अच्छा आपको आइडेंटिफाई करना है, सॉरी, ये कुछ नहीं है कि कौन सा बी है, कौन सा सी है, कौन सा डी है। आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि अल्फा है, अल्फा को आप इग्नोर कर दीजिए, ये मान लीजिए अल्फा नहीं है। 3 पार्टिकल, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, और एंटर कर जाते हैं रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटीज। द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ट्रैक्स ऑफ द पार्टिकल आर शोन इन द फिगर, रिलेट द ट्रैक्स टू द पार्टिकल। अब जो 3 पार्टिकल है, आप मुझे बता दीजिए सी वाला कौन सा होगा, ये 3 में से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कौन सा होगा? सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा? बी, बी प्रोटॉन होगा सर। बी प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन होगा सर। और डी इलेक्ट्रॉन। डी न्यूट्रॉन। बी प्रोटॉन होगा और डी इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा? यस सर। ठीक, चेक करते बच्चों सही है कि नहीं। देखिए इसमें ना तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर की तरफ हमारी राइट हैंड की फिंगर्स होनी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर की राइट हैंड की फिंगर्स होनी चाहिए। इनमें से कोई भी ओरिएंटेशन ले सकते हैं, पर हम वो लेंगे जहां पे पाम मैग्नेटिक फील्ड पे पॉइंट कर रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड पे पाम पॉइंट कर रहा है, तो इस साइड जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के डिफ्लेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो इस साइड प्रोटॉन यानी डिफ्लेक्ट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, न्यूट्रॉन सीधे चला जाएगा, ठीक है। सर इसमें तो एक चौथा पार्टिकल भी है ना, अल्फा। हाँ, अल्फा और प्रोटॉन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन प्रोटॉन है? देखिए चूंकि अल्फा और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इनमें से एक प्रोटॉन होगा, एक अल्फा होगा। हम कैसे पता लगेंगे कौन सा प्रोटॉन है कौन सा अल्फा, भी अभी समझाऊंगा आपको। 100% इलेक्ट्रॉन ये होगा, और ए बी में से कोई एक प्रोटॉन होगा और कोई एक अल्फा पार्टिकल होगा। उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये ठीक है। तो कुल मिलाकर बच्चों आपको राइट हैंड थंब रूल से फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, उसके बाद राइट हैंड थंब रूल लगा के आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन किधर होगी। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, पाथ
ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अभी हमने फोर्स पढ़ लिया, अब चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, सर स्लाइड बैक कर दीजिए प्लीज। श्योर। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। सर सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो वर्टिकल सर्कुलेशन करना है, वो नॉन यूनिफॉर्म में तो आता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हाँ सर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखिए, आप स्पीड्स याद रखिए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे सर सवाल बहुत बने हैं, आप डन सर। रख करिएगा उसको, है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मत छोड़िएगा, मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। उसमें जो 4 पॉइंट्स की स्पीड है वो ही आपको याद रखनी है, और Yes. टेंशन याद रखना है। लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन याद रखना है, ठीक है। बस इतना कर लीजिए, बस, और कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है हाँ, सर। हल्का है सिलेबस से, लेकिन वो कर लीजिएगा। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब देखिए बच्चों, चार्ज पार्टिकल का पाथ इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। तो मैं हर एक एंगल के लिए डिस्कशन करूंगा, तो कुछ, ठीक है। तो सर बोलिए, तो किस एंगल पे आप चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, उस पे उसका पाथ डिसाइड होगा। तो मेन बच्चों देखिए, इतने टाइप की कैटेगरी होती है। एक तो थीटा 0 डिग्री होता है, एक थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एक थीटा होता है बच्चों 90 डिग्री, और जो चौथी कैटेगरी है, कोई भी रैंडम एंगल थीटा पे आप प्रोजेक्ट कर दो, अदर देन 0, 180 और 90। तो कोई रैंडम एंगल थीटा 45, 30, है ना, ऐसे कोई रैंडम एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके लिए फिर क्या होगा वो देखेंगे। तो अगर आप 0 और 180 पे प्रोजेक्ट करते हैं चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, 0 और 180 डिग्री पे चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं आप, इन दोनों केसेस में, तो देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स, एंड चार्ज पार्टिकल will move on straight line with constant velocity, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो जो चार्ज पार्टिकल को आपने थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, क्योंकि कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, आपने एक चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया है, या चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया है। इन दोनों ही केसेस में चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ चला जाएगा, प्रोवाइडेड इसके अलावा कोई फील्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखी है, वो नहीं, केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी। थीटा 0 या थीटा 180 तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ चला जाएगा, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। अब बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पॉजिटिव चार्ज लीजिए या नेगेटिव चार्ज लीजिए, ये कहानी दोनों के लिए वैलिड है। तो आप इलेक्ट्रॉन को फेंक दीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। प्रोटॉन को फेंक दीजिए स्ट्रेट लाइन, ऑपोजिट में प्रोटॉन फेंक दीजिए, ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन फेंक दीजिए, तो भी वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो 0 और 180 का बच्चों बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। थीटा 90 डिग्री का थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इसमें कई सारे रिजल्ट्स आएंगे तो उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। आइए बच्चों, थीटा बराबर 90 डिग्री पे देखते हैं। सर रुक जाइए। लिखिए लिखिए। वैसे पता होगा बच्चों आप लोगों को शायद, अगर थीटा 90 डिग्री है तो कैसा पाथ फॉलो करता है चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में? सर्कुलर। सर्कुलर। डन सर। ठीक, अब 90 डिग्री पे थोड़ा सा देखते हैं ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बच्चों। सर तो अभी नहीं हुआ था। लिखिए लिखिए।
सर सर वो मोशन प्लेन में बोट वाले और रेन वाले क्वेश्चंस है वो भी करने हैं। बोट और रेन, हाँ करने हैं, बोट रेन के करने हैं। सर बोट वो मैन नहीं को, कटे। हाँ अच्छा सर। बोट को तो बहुत बोट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। ओके सर। रेन वाले भी। रेन वाले आप मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे दे दीजिएगा, पर बोट वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, थैंक यू। आइए बच्चों 90 डिग्री वाला केस थोड़ा समझते हैं। थीटा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री में देखिए क्या सिचुएशन होगी कि मान लीजिए बच्चों एक चार्ज पार्टिकल कुछ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। बच्चों आप लोग जितना मैंने आपको समझाया है उसके बेसिस पे बता दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में लगेगा। सर ऊपर की तरफ, सर अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आपकी राइट हैंड की जो फिंगर्स होंगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होंगी और पाम मस्ट बी इनटू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी। तो मैं मान लेता हूं कि चार्ज का वैल्यू Q है और जो आपने इसको प्रोजेक्ट किया विद स्पीड V प्रोजेक्ट किया है, इसका मास m है, तो ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे तो Q मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो Q V B, चूंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, तो जो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा वो QVB होगा, ठीक है। इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड QVB और डायरेक्शन ऊपर की तरफ। जैसे ही ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा बच्चों चार्ज पार्टिकल ऐसा डेविएट हो जाएगा, ठीक है, अपने पाथ से ऐसा डेविएट हो जाएगा। आप किसी भी मोमेंट में देखेंगे जैसे चार्ज पार्टिकल बच्चों थोड़ी देर बाद ऐसा पहुंच जाएगा, इसकी वेलोसिटी ऊपर होगी, तो फिर से आप V क्रॉस B देखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ट्स लगेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ट्स लगेगा। फिर थोड़ी देर बाद चार्ज पार्टिकल और डेविएट होगा, मान लीजिए ऊपर पहुंच जाएगा यहां पे, फिर से आप V क्रॉस B देखेंगे तो ये भी फिर से टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। थोड़ी देर बाद और आगे बढ़ेगा, यहां पे चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा, इस पे फिर से देखेंगे तो टुवर्ड्स द सेंटर। तो चार्ज पार्टिकल बच्चों ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर और मैग्नेटिक फोर्स will always act towards the center of circular path, ठीक है। तो ऐसे सर्कुलर पाथ होगा और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का इट विल बी सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ है, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इट विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके अगर हम लोग रेडियस की वैल्यू निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फोर्स होगा QVB, और जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो mv स्क्वायर बाई r, बिल्कुल। तो यहां से V से V कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी R बराबर mv अपॉन QB। तो चार्ज पार्टिकल इस रेडियस में मूव करेगा, तो QB को बच्चों एज इट इज लिखते हैं। mv को बच्चों मोमेंटम भी लिखा जाता है, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप सारे जानते हो, p स्क्वायर अपॉन 2m इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम बराबर √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो रेडियस को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब जो चूंकि चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अब अगर लिख रहे हैं बच्चों तो 1 मिनट बस ध्यान सुन लीजिए, फिर वापस से आप लिखिएगा, बस 1 मिनट रुक जाइए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, इक्वेट कर दिया, रेडियस की वैल्यू आ गई mv अपॉन QB, mv मोमेंटम है, √2m के अपॉन QB लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ रहा है। अब चार्ज पार्टिकल को आप काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको एक्सेलरेट करके, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल आपको दिया गया है, ठीक है, उसको बोला गया है कि V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया है। मान लीजिए इधर पॉजिटिव पोटेंशियल हायर और इधर नेगेटिव, यहां पे एक प्रोटॉन को रिलीज कर दिया है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा अपनी एनर्जी को घटाने के लिए, है ना, यहां से यहां तक फ्लो करेगा। तो यहां से यहां तक जब फ्लो करेगा तो यहां पे आपने मान लीजिए रेस्ट पर से रिलीज किया है, ठीक है। जब प्रोटॉन यहां पे पहुंचेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी,
ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होगी जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी घटा है, ठीक है। जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना घटेगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज पार्टिकल को जब आप डेल्टा वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है वो क्यू डेल्टा वी हो जाती है। तो कई बार सवालों में ऐसा बोला जाएगा कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड विद दिस पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह आप वैल्यू रख दीजिएगा क्यू डेल्टा वी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा √2m और काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख देंगे बच्चों क्यू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय क्यू टाइम्स बी, ठीक है। तो रेडियस के फॉर्मूले इतने आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। ये रेडियस का फॉर्मूला है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे। इस पूरे स्लाइड से डिस्कशन से क्या चीजें समझ में आनी चाहिए कि जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है सर्कुलर पाथ होता है और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस का फॉर्मूला mv/qb। ये बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। नोट करिए बच्चों, फिर इस पे और डिस्कशन करेंगे हम लोग। एक चीज और बच्चों की, ये आपको किस टाइप का सर्कुलर मोशन लग रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लग रहा है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लग रहा है? थोड़ी देर सोचिए बच्चों, किसी को आंसर अगर क्लिक कर जाए, समझाना चाहे तो बता सकते हैं। सही गलत की चिंता मत करिए। सवाल ये है कि आपको ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किस टाइप का लग रहा है, सॉरी ये मोशन जो सर्कुलर मोशन है किस टाइप का, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, तो क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो डायरेक्शन चेंज करती है, फोर्स नहीं लगाती। इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो एक्सेलरेट कर देती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर बोलिए बोलिए। सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ समझ में नहीं आया। मैं बताऊंगा यूनिफॉर्म अभी, क्यों? मैं समझाऊंगा आपको। अभी आप लिख लीजिए बस जितना लिखा है, मैं समझाऊंगा इसको क्यों है। जो लिख लिया है क्या? स्लाइड चेंज कर दूं? ठीक है, यस चलिए बच्चों मैं स्लाइड Yes, चेंज sir. कर रहा हूं, कुछ और चीज इससे रिलेटेड बताता हूं। पहली चीज बच्चों की, हम लोगों ने रेडियस निकाल दिया है और अगर आप इसका टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr, जितना पाथ ट्रेवल कर रहा है डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो 2πr, r की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली mv/qb और इसकी स्पीड से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे स्पीड से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 2πm/qb। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड आ गया आपके पास, तो देखिए बच्चों फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगा qb डिवाइडेड बाय 2πm, 1 टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ गया बच्चों, आप ओमेगा निकाल सकते हैं ना। ओमेगा बराबर यानी 2πf या t बराबर 2π/ओमेगा, ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी है qb/2πm, तो यहां से 2π कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा qb/m, ठीक है। अब ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, दिमाग में रहेंगे तो अच्छा है। तो टाइम पीरियड बराबर 2πm/qb। और
एक बार आपको टाइम पीरियड पता है तो जो फ्रीक्वेंसी एंगुलर स्पीड आप इजीली निकाल पाएंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए, जो टाइम पीरियड है ना, इसमें अगर आप रिलेशन देखेंगे 2πm/qb, ये स्पीड के इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर आपने एक बार चार्ज पार्टिकल डिसाइड कर दिए, एग्जांपल के तौर पे कि मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करने वाला हूं 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन डिसाइड हो गया, यानी उसका मास और चार्ज डिसाइड हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला डिसाइड कर दी। उसके बाद आपको उसको कितनी भी स्पीड से फेंकिए, देखिए v का टर्म कहीं नहीं, तो स्पीड के इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में कितनी भी स्पीड से फेंकिए, उसका टाइम पीरियड फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। आप स्पीड कम कर दीजिए तो भी टाइम पीरियड उतना, स्पीड बढ़ा दीजिए तब भी टाइम पीरियड उतना, ठीक है। रेडियस पे स्पीड का फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, एंगुलर स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। तो अगर आपने एक बार चार्ज पार्टिकल का चार्ज मास डिसाइड कर दिया, किस स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं वो डिसाइड कर दिया, तो उसकी टाइम पीरियड डिसाइड हो जाएगी, फिर उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। नोट करिए बच्चों। और एक ये कि सर आपको कैसे पता चला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? एक सेकंड बच्चों, अगर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए, लिखना बंद कर दीजिए, 1 मिनट बोर्ड पे देखिए। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं ना, इसको आपको एकदम दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। बच्चों इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। इसी को बच्चों बोल देंगे पावर सप्लाइड बाय मैग्नेटिक फोर्स, पावर गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। कोई बच्चों कोई वर्क नहीं करेगी तो कोई पावर सप्लाई नहीं करेगी, हमेशा जीरो रहेगा। कारण क्या है सर इसका जीरो होने का? देखिए मैंने भी बताया बच्चों कि आपको जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ V एंड B, ठीक है, V के भी एंड B के भी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है V और B का, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, इसका मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, जब भी मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा बच्चों तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जीरो। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अगर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब के फाइनल बराबर के इनिशियल। इसका मतलब आप चार्ज पार्टिकल को जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे, चार्ज पार्टिकल हमेशा वही स्पीड मेंटेन करेगा, ठीक है। इसीलिए चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि स्पीड सेम है किसी भी मोमेंट पे, ठीक है। अगर स्पीड सेम है तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, अगर स्पीड चेंज हो रही होती लगातार तो फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता। अच्छा एक चीज और बच्चों, ये कहना सही रहेगा क्या कि जब चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड से तो सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्या बच्चों वेलोसिटी को कांस्टेंट कहना सही रहेगा क्या कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं? नो सर, डायरेक्शनल वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। अच्छा काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कहना सही रहेगा या नहीं रहेगा? काइनेटिक एनर्जी को सही रहेगा सर, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कहना सही रहेगा, क्योंकि वर्क डन जीरो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट कहना सही रहेगा या गलत रहेगा? लीनियर मोमेंटम, जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो मोमेंटम बच्चों चेंज होगा या मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? लीनियर मोमेंटम चेंज होगा सर, चेंज होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी चेंज होगा तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी चेंजेस, काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड is constant। बच्चे ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको असर्शन रीजन में पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। असर्शन बना देंगे, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। और फिर आपका एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि चूंकि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है, इसलिए वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा।
ऐसे बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम ओवरऑल कंजर्व रहेगा और इंडिविजुअल का चेंज होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। सर ओवरऑल भी चेंज ही होगा। हाँ हाँ, चेंज होगा बेटा, चेंज होगा। ओके सर। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर सवाल करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले आपको दो याद रखने, एक रेडियस का बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस के मैंने जितने लिखवाए हैं, एम बी अपॉन क्यू बी, अंडर रूट टू एम के अपॉन क्यू बी, अंडर रूट क्यू डेल्टा वी, मतलब काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू डेल्टा वी अपॉन क्यू बी। उसके बाद टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, स्पीड के इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का आपको याद रहेगा तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल पाएंगे बहुत इजीली, एंगुलर स्पीड निकाल पाएंगे, किस स्पीड से चार्ज पार्टिकल घूमेगा। डन सर। ठीक, बच्चों सवाल डन सर। रेडी है, लगा दिया जाए सवाल रुक फिर। जाइए सर, एक सर 10 सेकंड बस। सेकंड रुक जाइए। ओके, डन सर। ठीक। बच्चों हो गया, मैं हो कुछ गया। सवाल लगा रहा हूं, आप सारे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इस सवाल में देखिए दो हिस्से हैं, तो अभी हम लोगों ने 90 डिग्री वाला पढ़ा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ट्रांसवर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है, मतलब 90 डिग्री पे है, तो ये थीटा बराबर 90 डिग्री वाला केस है। और दूसरा वाला केस अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो उसको छोड़ दीजिएगा, पहले वाले केस के लिए सॉल्व करना है। पर जो सारी वैल्यूज आपको सवाल में दी हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है हो, तो देख लीजिए जितना सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं करिए, नहीं तो ज्यादा उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
नहीं बच्चों, पूरा प्रॉपरली सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, पर कुछ इस तरह से आपको मतलब सिंप्लीफाई करके, अगर मैं थोड़ा सा ऐसा स्क्वायर रूट्स के बाहर कुछ निकाल पाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। तो ये होगा, ठीक है। अब इसमें, अब बाकी आप बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा बाद में। कुल मिला के देखिए, इसमें ये सीखना है कि फॉर्मूला आपको √2m k, है ना, फॉर्मूला जो लगेगा रेडियस का वो √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो √2m k डिवाइडेड बाई q इंटू बी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की जगह q इंटू डेल्टा वी लिखना पड़ेगा, जितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किया, तो 2 किलो वोल्ट से एक्सलेट किया है तो वो लिखना पड़ेगा। तो जब आप जैसे इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे आप काइनेटिक एनर्जी को q डेल्टा वी, नीचे भी q है तो एक q से एक √q से √q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड 2m डेल्टा वी डिवाइडेड बाई q। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 2 एज इट इज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे जो भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, तो 9.1 इंटू 10⁻³ और डेल्टा वी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19। अच्छा, अब यहां पे आप माइनस मत रखिएगा कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो माइनस, नहीं नहीं वो नहीं रखना, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखना है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻19, बस सिंप्लीफाई करेंगे जो भी आंसर आएगा वो फाइनली रेडियस हो जाएगा। किसी कुछ कंफ्यूजन है बच्चों इसमें, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, बाकी सीधा सीधा जो भी आपको सवाल में दिया होगा आप सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर निकालिए, ठीक है। इसको बच्चों सिंप्लीफाई मत कीजिए, अगर आप यहां इस स्टेप तक लिख लिए या इस स्टेप तक या इस स्टेप तक जैसा भी है, मोर देन सफिशिएंट है ना, पूरा मत सिंप्लीफाई करिए। एक सवाल करते हैं अगला। ये देखिए बच्चों, ये 10⁻11 कूलम है। A charge with 10⁻11 coulomb and 10⁻7 kilogram mass moving with a velocity of 10⁸ meter per second along x-axis. A uniform static magnetic field of 0.5 Tesla is acting along y-axis. Magnetic force will be in what direction? बच्चों अगर आप डायरेक्शन से भी श्योर होंगे तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है कितना? सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो z एक्सिस में होनी चाहिए ना। ओके, सही बात है। तो बी ऑप्शन से, तो बी ऑप्शन हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बी बिल्कुल ऑप्शन। बिल्कुल, आपको सोचना ही नहीं बच्चों, अगर आपको डायरेक्शन पिक हो गया ना तो देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फोर्स हैज टू बी इन जेड एक्सिस। अब अगर दो ऑप्शन दे देते कि प्लस जेड या माइनस जेड, तो बच्चों फिर क्या लिखते? मान लीजिए प्लस जेड और माइनस जेड दो ऑप्शन होते, तो फिर कौन सा पिक करते? प्लस जेड। प्लस जेड, यस। ओके। चार्ज को बच्चों कुछ बताया नहीं गया तो बाय डिफॉल्ट हम लोग प्लस ही ले लेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है ना, पाम शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर पाम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थंब बाहर की तरफ, इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो प्लस जेड एक्सिस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। और जो फोर्स का वैल्यू होगा बच्चों 5 इंटू 10⁻⁴ होगा, ठीक है। आपसे सीधा F बराबर QEB साइन थीटा लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार निकाल देता हूँ, है ना। चार्ज का वैल्यू है 10⁻11, वेलोसिटी है 10⁸ और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है 1/2, थीटा है 90 डिग्री तो साइन 91, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा आपके पास 10⁻³ 1/2, तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ तो बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। सर बोलिए बेटा। सर पीछे वाले क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी था, वो नहीं कराया आपने? हाँ मैंने बताया ना आपको कि वो पढ़ा नहीं है, अभी करेंगे, अभी पढ़ाया नहीं मैं आपको। ओके सर, ओके सर। एक सवाल और देखता हूं बच्चों, अगर रेडियस और टाइम पीरियड पे होगा तो एक सवाल और करेंगे।
बच्चों एक थोड़ा सा देखिए, दो स्टेटमेंट्स हैं सीधे सीधे. चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो. क्या कहते हैं बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट्स के? पहले वाले के क्या कहना है कि अगर चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो ये सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा. ट्रू फॉल्स है बच्चों? फॉल्स. फॉल्स. फॉल्स है. तो ऑप्शन डी सर. किस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों? अगर चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रिलीज कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो किस डायरेक्शन में जाएगा? वेलोसिटी की Straight line डायरेक्शन पे पर चलेगा. डिपेंड. स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी. स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा. ओके बच्चों देखिए इस सिचुएशन ऐसे है कि मैग्नेटिक, बच्चों आप लोग भी कुछ बताइए. चार्ज पार्टिकल को ऐसे केवल रख दिया गया है ना, रेस्ट पर चार्ज पार्टिकल को रख दिया गया. अब क्या होगा चार्ज पार्टिकल के साथ? मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ और नहीं है, रेस्ट पे चार्ज पार्टिकल को रख दिया गया है. तो क्या होगा बच्चों चार्ज पार्टिकल? हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा सर. स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा. मैग्नेटिक फोर्स जीरो. जीरो हो जाएगा सर. तो क्या रहेगा? क्या एज इट इज रहेगा कि मतलब क्या क्या होगा? ये बच्चों एज इट इज रहेगा ना, एज इट इज. कुछ इस पे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा. ठीक है, आप रेस्ट पर चार्ज पार्टिकल को, मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दीजिए, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा अंटिल इट स्टार्ट्स मूविंग. जैसे ही मूव करेगा फिर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. पर अगर आप रेस्ट पर करेंगे तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं, एज इट इज रहेगा. ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं. वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन जीरो. बच्चों इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन जीरो. फॉल्स है सर. फॉल्स है. वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन में रिलीज फ्रॉम रेस्ट बोला है तो इसका मतलब ये नहीं वो समझेंगे कि वो उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड की है. नहीं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब उसको रेस्ट पर से रिलीज किया गया ना, ऐसा रेस्ट पर से ऐसा रिलीज कर दिया गया है ना. ठीक है, हम Okay, कहीं sir. से चार्ज पार्टिकल लेके आए और ऐसा रिलीज करके ऐसा चले गए, और कोई फील्ड नहीं है. जनरली हमें क्या लगता है कि अगर ऐसा रिलीज करेंगे, अच्छा ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा फिर फोर्स लगेगा. नहीं, ग्रेविटी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल मैग्नेटिक फील्ड है. तो फिर जैसे आप रिलीज करेंगे वैसे का वैसा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा. एक सवाल और देखिए बच्चों, थोड़ा सा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है नेगेटिव जेड एक्सिस में. मैं आपके लिए सिचुएशन ड्रॉ कर देता हूं. एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगाती है नेगेटिव जेड एक्सिस में. ठीक है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है. ठीक है, बस इतना हो रहा है. अब आपसे ऑप्शन पूछे गए हैं. देन बी ऑप्शन. इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं. सही है. सही है. सही है सही ये? है सर. हाँ. तो Yes, वेलोसिटी sir. वेक्टर के डायरेक्शन में बच्चों फिंगर्स रख दीजिए, राइट हैंड. ठीक है, और फिर आप देखिए कौन सा ओरिएंटेशन लेंगे. तो वो ओरिएंटेशन लेंगे जहां पे पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करे. तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करिए तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है. चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा. तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों को कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा. बोलिए कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें? नो ठीक सर. सर. तो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा. तो बच्चों पहला वाला आंसर सही होगा, गलत हो जाएगा फर्स्ट वन. गलत गलत हो गलत. जाएगा. ये वाला सही हो जाएगा है ना. द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस. उसके बाद इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड. ये False. गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. बोलिए बच्चों. गलत है सर. फॉल्स. इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड. बोलिए बच्चों. इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना. यस यस. कैसे, ये कैसे पॉइंट बोल पा रहे हैं बच्चों की सर्कुलर पाथ में ही जाना पड़ेगा इसको? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के टू ईच अदर. बिल्कुल. तो वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसको सर्कुलर पाथ में जाना पड़ेगा. तो कौन सा सही हो गया? एक बी सही है और एक ई सही है. कोई ऑप्शन नहीं है क्या? पहला वाला है ना. ऑप्शन. ठीक, चलिए बच्चों आज यहीं तक रखते हैं. कल मिलेंगे तो फिर किसी और एंगल के लिए डिस्कशन करेंगे. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.